देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक। अच्छा देखो इनपीओ कर रहे थे हम लोग, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 8 एक स्किप किया था बीच में, वो आज कर लेंगे। और 9 किया था, और 10 से स्टार्ट होगा शायद, ठीक है सीक्वेंस में। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 10 देखो क्या बोल रहा है। इसके आगे का सारा कंप्लीट है, सिर्फ 8 को छोड़ के, ठीक है। तो देखो बोल रहे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अलग है। हम लोगों ने अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। हर एक क्वेश्चन में हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने बोला था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब बेसिकली पीएल दिया हुआ है बोल सकते हैं हम लोग, जो कि पीएल यहाँ पर बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें सैलरी, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फी, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, मतलब होता है कि सेक्रेटरी को सम्मान में कुछ देना, ठीक है। मतलब वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है कि उनको हम लोग पेमेंट वगैरह करें, तो वो ऑनरेरियम होता है। स्टेशनरी प्रिंटिंग का खर्चा, एनुअल डिनर एक्सपेंस, इंटरेस्ट, बैंक चार्ज, डेप्रिसिएशन, इनकम में सब्सक्रिप्शन, एंट्रांस फीस, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर और एनुअल स्पोर्ट मीट रिसिप्ट्स, और यहाँ पर सरप्लस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को प्रिपेयर फिर क्या करने बोला है, जब इनकम एक्सपेंडिचर दे ही दिया है तो प्रिपेयर क्या करने बोला होगा, देखते हैं। देखो नीचे पहले देखो क्या प्रिपेयर करने बोला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्रिपेयर करके देना है, रिसिप्ट, पेमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट किस बात का है, तो ये देखो पूरा ही सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। इसको अभी और रीड नहीं कर रहे, तब जब पढ़ेंगे तब रीड कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन का पूरा दिया हुआ है। फिर यहाँ पर सैलरी का दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, देखो एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, ये दोनों ही किस चीज का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सैलरी का। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60, जनरल एक्सपेंसेस में प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। ऑडिट फीस फॉर 2020 इज ये अनपेड, मतलब अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया, मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ड्यूरिंग 22 ऑडिट फी 2021 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200, बोल रहा है कि 22 में 2021 का ऑडिट फीस पे हुआ है, जो कि कितना है, 200 है, ठीक है। क्लब का एक फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड है जिसका वैल्यू है 10,000। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्स्ट जैन का कितना है, 2,600। एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिप्रिसिएशन इस इक्विपमेंट का वैल्यू हो रहा है 2,700। ये सब बता दिया है। देखो पहले 2,600 था, अब हुआ है 2,700। 2021 में क्लब का एक बैंक लोन था कितने का, 2,000। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, मतलब लोन 2021 में भी था, फिर 2022 में भी होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग बोला है। फिर यहाँ पर बोला है कैश इन हैंड 1,600। ये सब तो दे दिया है, लेकिन प्रीपेयर अभी क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। पहले बोलो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने से क्या कंसेप्ट लेके हमें चलना पड़ेगा, मतलब उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस और इनकम लिखना पड़ता है, वो भी रेवेन्यू नेचर, है ना। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो क्या तुम लोग पीएल में लिखते हो ना, उसका डिप्रिसिएशन लिखते हो तब। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, अभी रिसिप्ट पेमेंट बनाने मतलब कैश बुक। सीधा बात है, अगर किसी बात पे हमारा पैसा आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है तो भी लिखेंगे, कैश इनफ्लो हुआ है तो भी लिखेंगे। अगर वो कैपिटल नेचर का चीज है तो भी ठीक है, अगर वो रेवेन्यू नेचर का चीज है तो भी ठीक है। ये तो मैंने पहले दिन ही बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। और कैश बुक तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कैश बुक, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को यहाँ पर कैश बुक लिखना नहीं है, नाम क्या लिखना है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो बनाओ। इलास्ट्रेशन 10 इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब। Receipt and payment account for the year ended अच्छा कौन से ईयर का बनेगा बोलो तो, 2 ईयर है, 2022 का बनेगा, है ना। 31 दिसंबर 2022 का बनेगा।
अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो बचपन में कैश बुक बनाते थे वही है, ठीक है, कुछ अलग थोड़ी ना है। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग। पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा इसमें ना जगह ठीक ठाक रख दो क्योंकि काफी सारा एडजस्टमेंट है, तो मैंने ना इतना जगह रख दिया है। और पीछे बैलेंस शीट बना रहे, ठीक है, तो तुम लोग अपने पेज का आधा से थोड़ा ज्यादा रखने से ही होगा, और अगर हैंड राइटिंग छोटा छोटा है तो आधा रखने से ही। 31 December 2020। लाइबिलिटीज, एसेट्स। फॉर्मेट तुम लोग को एग्जाम में प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम तो रफली कर देते हैं, ये सब तुम लोग को तब स्केल से करना जरूरी है, ठीक है। अभी अगर ऐसे ही करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन करते हैं, तो किसी भी एक साइड से स्टार्ट करना चाहिए, आइदर एक्सपेंडिचर और इनकम, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सपेंडिचर है सैलरी, ठीक है। अब ये सैलरी कहाँ दिख रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में, तो बोलो ये पूरा कैश आउटफ्लो को बता रहे क्या, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सभी कैश आउटफ्लो को ही बताएगा, इसमें तो कुछ इनफ्लो नहीं बताएगा, इनफ्लो किधर बताएगा, इधर, ठीक है। तो ये रिलेट किसको करेगा, ये रिलेट किसको करेगा, पेमेंट को, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है, ये तो पता ही है सभी को, ठीक है। अब सैलरीज देखो 4750, मुझे बोलो क्या ये पूरा कैश आउटफ्लो है, ऐसा जरूरी है? नहीं, क्यों, क्योंकि ये कौन से बेसिस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे। अब हो सकता है इसमें आउटस्टैंडिंग वाला भी हो, क्योंकि एडजस्टमेंट तो नीचे मुझे कुछ मतलब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, ये मुझे टोटल दे दिया है, लेकिन ये तो ड्यूरिंग द ईयर का है। अब ड्यूरिंग द ईयर में मेरा क्या हो सकता है, प्रीपेड तो नहीं होगा, देखो प्रीपेड होगा तो लेस होके रखा होगा, अगर कुछ इंक्लूडेड है तो क्या इंक्लूडेड है, आउटस्टैंडिंग। लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या कैश आउटफ्लो हुआ है, नहीं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब थोड़ी ना कैश आउटफ्लो होता है, तो कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि सैलरी के लिए कैश आउटफ्लो कितना है। तो ये वाला कैश आउटफ्लो हो सकता है, डिपेंड करता है कि इस पे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, तो नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट है कि नहीं है। तो सैलरी पे एडजस्टमेंट था, ये देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग and at the end of 2022 were 400 and 450, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट तुम लोग क्या करोगे, बोलो। इनकम एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में तुम लोग को यहाँ पर दिखाया गया है टू सैलरी 4750, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मुझे दो इंफॉर्मेशन दे दिया, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसिप्ट पेमेंट में तुम लोग को कितना दिखाना चाहिए, सैलरी मुझे आउटस्टैंडिंग बोला है, बिगिनिंग मतलब अगर इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर बिगिनिंग मतलब 1 Jan 2022 और एंड मतलब 31 December 2022, जो कि क्वेश्चन का हमारा डेटा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग 400, एंडिंग में आउटस्टैंडिंग 450, ठीक है। अब मुझे बोलो तुम लोग की कैश आउटफ्लो फिर कितना हुआ। सही, 400, तो 4700 होगा, ठीक है। देखो सही हुआ है, देखो जैसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में सोच रहे थे वैसे ही सोचना है। 4750 यहाँ पर मेरा दिखा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है कैश आउटफ्लो कितना है, ठीक है। अच्छा मुझे बोलो, अगर मेरा प्रीवियस 400 बाकी था किसी को सैलरी देने में, तो मुझे जब ईयर स्टार्ट होगा पहले मुझे वो क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा 400 कैश आउटफ्लो तो पक्का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा पूरे साल का खर्चा कितना है, 4750, लेकिन जिसमें मैंने बाकी कितना रखा है, 450, तो इतना मैंने नहीं दिया होगा, ठीक है। इसमें से इतना मैंने नहीं दिया होगा, तो कितना दिया होगा, माइनस करने से ही पता चले कितना आता है, 4300। तो ये आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर का, और ये आउटफ्लो हुआ है मेरा प्रीवियस ईयर के वजह से, तो ये और ये दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 4700।
समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब बाकी देखो, अगर और भी देखो, एक मेहनत कर सकते हो जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हम एक में दिखा रहे क्योंकि सारे में दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। देखो क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, देखो सैलरी हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक दिखा देते हैं। किसी को अगर लग रहा है कि ऐसे करके कर सकते हो वो भी चलेगा। जैसे कि देखो, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, देखो इतना पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बाई बैलेंस बीडी कितना, 400। टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 450। हम लोगों ने ये सारी चीजों को छोटे छोटे किसी ना किसी अकाउंट में, सैलरी वाले में भी सीखा है। एक क्वेश्चन था जिसमें सैलरी रिलेटेड था, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, सैलरी आउटस्टैंडिंग 450। इनकम एक्सपेंडिचर का एंट्री क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी, तो सैलरी में क्या पुट करोगे, बाई इनकम एक्सपेंडिचर। अब दोनों को लगाओ एडिशन, ठीक है, कितना हो जाएगा एक बार देखो तो कितना होता है, 5150। 5150 माइनस 450 कितना होता है, उतना ही आना चाहिए, 47 आ गया। अब इसको क्या लिखोगे, सैलरी का पहला एंट्री क्या होगा, सैलरी टू कैश, ठीक है। अब जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए ये हार्डवर्क मैंडेटरी है, ठीक है। उसको क्या करना है, तुम लोग क्वेश्चन के पीछे एक पेज रख दो, मेरे साथ सोल्यूशन होने के बाद घर पे जाके वर्किंग नोट बना के जैसे मैंने बोला वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। सैलरी का सैलरी बनाते जाना। और अभी देखो, एग्जाम में तुम लोग को ये करने से काफी टाइम जाएगा, तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे करके होगा, ठीक है। तो ये एक एक बनाओगे तो काफी टाइम जाएगा ना ऑब्वियसली, तो इसको इग्नोर करने का कोशिश करना है, लेकिन स्टार्टिंग में अपना बेस बनाने के लिए ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब थोड़ा हम लोग का ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ये हम अभी क्लास में इस तरीके से हर एक चीज का नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होगा, तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे लाके दिखाओगे, तुम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग वही चीज कर रहे हैं जो यहाँ पर हम लोग एडलेस करके कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा बात है, यहाँ पर हम लोग को कैसे करना है, ये भी आसान है। ये देखो, पेमेंट में तुम लोग लिखोगे बाई सैलरीज, ठीक है। मुझे बताना है कि कैश आउटफ्लो कितना है। तो मेरा अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो मैंने पे नहीं किया होगा, ठीक है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो मैंने वो पे नहीं किया होगा, तो वो मेरा क्या हो जाना चाहिए, लेस हो जाना चाहिए। तो मेरा देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में था 4750, इसमें से मैंने 450 नहीं दिया, वो तो मुझे क्वेश्चन ही बता रहा है मैंने 450 नहीं दिया, और दिया कितना, और 400 जरूर दिया होगा। क्यों, क्योंकि पहले का बाकी, कल ही बोला मैंने क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर मेरे पहले मंथ का बाकी है तो क्या हम दूसरे मंथ का दे सकते हैं, कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसका मतलब 400 मैंने दिया। बस ये सिंपल ऐसे करके कर सकते हो। और एग्जाम में तुम लोग बिगिनिंग और क्लोजिंग बोल के लिख देना, ऐसे सिर्फ ब्रैकेट में मत करो, ये थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4007, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, क्या हो रहा है कंसेप्ट। अब बाकी तुम लोग को थोड़ा मेहनत करके, जिनको लग रहा है कि मुझे थोड़ा अकाउंट करने से ज्यादा क्लैरिटी होगा तो तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा मुझे दिखाओगे तो हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब सैलरीज हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एंट्रांस, सॉरी हम लोग इधर एक्सपेंस कर रहे हैं, जनरल एक्सपेंस। अच्छा, जनरल एक्सपेंस 500 दिखा रहा है, पहले ना लिख लो, हम तो ब्रैकेट दे रहे हैं तो जगह रखने का तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखो जनरल एक्सपेंस और लिखो 500। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग कर लेंगे। अब नीचे जाके देखते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। ये मेरा इस साल का खर्चा है, लेकिन ये कैश आउटफ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों ने ये पूरा पेमेंट नहीं किया लेकिन दिखाया तो होगा पूरा ही। अब जनरल एक्सपेंसेस में देखते, तुम लोग बताओ सोच के, कि जनरल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस का प्रीपेड है 60 रुपीज का, ठीक है, इंक्लूड है। तो जब हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में ये दिखाए, अच्छा बोलो, पहले बोलो, अगर हम लोगों ने कुछ खर्चा प्रीपेड किया है तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, यस और नो। हुआ है। प्रीपेड, पेड मतलब तो पेमेंट हुआ, तो हुआ तो है ही, प्रीपेड का एंट्री तो इसीलिए होता है, प्रीपेड हुआ है। तो कैश आउटफ्लो हुआ है, तो कैश आउटफ्लो हुआ है तो रिसिप्ट पेमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। और इसमें हमें कोई भी दूसरा इंफॉर्मेशन जनरल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोलो, अगर मैंने 60 का एक्सपेंस किया है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये प्रीपेड था तो क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में 500 में इंक्लूडेड है कि नहीं, नहीं है। क्योंकि अगर प्रीपेड होगा तो क्या हम लोग ड्यूरिंग द ईयर में दिखाएंगे, प्रीपेड मतलब 23 का होगा, तो 23 का तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया गया होगा, तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं, हम लोग कैश आउटफ्लो काउंट कर रहे हैं, तो कितना होगा 560, ठीक है। अब इसका भी तुम लोग अपने आप अकाउंट बना सकते हो, तुम लोग इन जनरल एक्सपेंस लिखना, ये देखो हम और एक दिखा देते फटाफट, जनरल एक्सपेंस लिखना, प्रीपेड एसेट होता है, क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी
60 और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है, बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 500, ठीक है। तो सॉरी ये कब हुआ था प्रीपेड, रुको, यहाँ पर जनरल एक्सपेंस, अच्छा प्रीपेड हुआ है तो ये मेरा इस साल का प्रीपेड है, तो प्रीपेड हमारा यहाँ पर क्या होगा, एसेट होगा, तो ये ओपनिंग एसेट इधर आएगा, तो ये मेरा क्या है, क्लोजिंग एसेट है, ठीक है। ये मेरा क्या है, क्लोजिंग एसेट है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 560, तो आएगा टू कैश बोल के 560, इस तरीके से। अगर कोई अकाउंट बनाओगे तो इस तरीके से होगा, देखो साथ ही साथ हम दिखाते भी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस के बाद ऑडिट फीस, ठीक है, लिख लो पहले ऑडिट फीस 250, ऑडिट फीस 250, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ 2022 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा भी हम लोगों ने कोई पेमेंट किया है या फिर इसमें कोई आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है तो वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और कोई पेमेंट किया है तो इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ऑडिट फीस में चलते हैं, यहां पर देखो ऑडिट फीस फॉर 2022 मतलब करेंट ईयर का इज एज येट अनपेड, ठीक है, अभी भी ये अनपेड है। और ड्यूरिंग 2022 मतलब बोलो तो कितना अमाउंट अनपेड है, बोल रहा है 2022 का ऑडिट फीस बाकी है, कुछ अमाउंट नहीं बताया, तो क्या कुछ अमाउंट बाकी है कि पूरा ही बाकी है, पूरा ही बाकी है। जब मुझे बोला ही नहीं कितना बाकी है तो इसका मतलब पूरा बाकी है, तो कितना बाकी है, अभी जो लिखे हो कॉपी में कितना बाकी है, 250 पूरा बाकी है ना, क्योंकि हम लोग तो इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा दिखा सकते हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग मोड में रहे चाहे वो पेमेंट मोड में रहे, तो 250 पूरा ही बाकी था, मतलब ये हम लोगों ने पे किया ही नहीं है, तो ये पूरा मेरा हट जाना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फी फॉर 2021 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200, लेकिन हम लोगों ने 22 में 2021 का ऑडिट फीस पे किया है जो कि है कितना 200, तो ये पेड बोल रहा है, तो ये रिसिप्ट पेमेंट में आएगा आएगा, है ना, क्योंकि पेड बोल रहा है। तो अब बोलो यहाँ पर मुझे कितना दिखाना चाहिए, रिसिप्ट पेमेंट में सिर्फ कितना दिखेगा, ओनली 200, 250 तो नहीं दिखेगा, क्योंकि 250 तो मेरा बाकी है पूरा, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है, तो उसको फिर यहाँ कैसे मैनेज करोगे, माइनस कितना करोगे 250 प्लस कितना करोगे 200, तो कितना आ जाएगा 200, लिखो, ठीक है। समझ में आया, देखो पढ़ने से ही समझ में आएगा, अकाउंट बनाने में वो भी ठीक है, अकाउंट अपने बेस के लिए बना सकते हो, लेकिन ये पढ़ने से ही समझ में आएगा, जो मैंने पे किया है वही दिखाएंगे, जो नहीं किया है वो नहीं दिखाएंगे, बस। अच्छा अब ऑडिट फीस के बाद सेक्रेटरी का ऑनरेरियम 1000, पहले लिख लो बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ऑनरेरियम, ठीक है 1000 बोला, 1000, देखते हैं इसमें कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। देखो यहां तक सारा एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। ये तो क्लब का प्रीमाइसेस बोला है, ये वाला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग था कैश, नहीं इसमें तो कोई है ही नहीं एडजस्टमेंट, तो इसको कहाँ लिखोगे, पूरे आउटर में, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सेक्रेटरी को जो भी ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करना था वो हम लोगों ने पूरा पेमेंट किया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है, ना तो कुछ एक्स्ट्रा दिया, अगर कुछ होता है ऐसा तो हम लोग को नीचे इंफॉर्मेशन में जरूर बोला हुआ रहता, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके साथ साथ बैलेंस शीट नहीं किया मैंने, अच्छा ठीक है कर लेंगे बाद में। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500, इस पे भी कोई नहीं है हम लोग का एडजस्टमेंट, ठीक है, तो इसको भी डायरेक्ट आउटर में लिख, एनुअल डिनर एक्सपेंस आउटर में लिखो 1500, ठीक है। अच्छा ओ इसके बीच में एक रह गया स्टेशनरी प्रिंटिंग, इसमें भी नहीं है, इसको भी आउटर में लिखो, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इसको भी आउटर में लिखो 450, ठीक है। तो ये सब हम लोग का फुल्ली पेड है ड्यूरिंग द ईयर का, ना तो कुछ आगे का बाकी है ना तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस ये भी लिखो, इसमें भी कोई हमारा एडजस्टमेंट नहीं है, बाई इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150। अच्छा इसके बाद डिप्रिशिएशन यहाँ आएगा, डिप्रिशिएशन क्यों आएगा, डिप्रिशिएशन हम लोग का क्या आइटम है,
बोलो, जिन्होंने डेप्रिसिएशन किया बोलो। नॉन कैश, तो ये थोड़ी ना किसी को पेमेंट करने जाते हो, सैलरी पेमेंट करने का लोग दिखेगा, डेप्रिसिएशन किसको पेमेंट करने जाते हो, किसी को। डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या आइटम होता है, नॉन कैश। ये तो एसेट के यूज के वैल्यू को दिखाने के लिए लिया जाता है, तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसे आएगा, इसका तो पेमेंट होता नहीं, क्या आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो ये रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा, एज वेल एज ये सरप्लस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इस अकाउंट का बैलेंस होता है ना, ये दोनों हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट में नहीं आएगा। अच्छा, अब हम लोग किधर जाएंगे, इधर इनकम साइड, ठीक है। लिखो सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एक चीज करना है, सब्सक्रिप्शन लिखने के पहले तुम लोग को यहाँ पर एक लाइन जगह छोड़ देना है ओपनिंग कैश बैलेंस के लिए, ठीक है, वो हमें चाहिए हो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस जो भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनका इनकम है, पहले सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर देख लो कितना है, 7,500, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखते हैं ऐड लेस करके होगा कि नहीं, वैसे काफी सारा डेटा है, फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, ये हमारा प्रीवियस ईयर का बाकी था, ठीक है। हम लोग का ईयर कैसे चल रहा है, हम लोग यहाँ पर है 2022, ठीक है। ये हम लोग का प्रीवियस ईयर है 2021, और हम लोग का फ्यूचर ईयर हो जाएगा 2023। हम लोग को पेमेंट निकालना है, बोल रहा है कि 21 में आउटस्टैंडिंग कितना था, 600। एडवांस 31 दिसंबर 21 में किया गया था कितना, 450। मतलब जब हम लोग का 22 ओपन हुआ तो आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 600। एडवांस कितना दिख रहा है, 450, ठीक है। फिर रिसिप्ट इन एडवांस क्लोजिंग में दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग में दिख रहा है एडवांस कितना, 270, और आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 750, ठीक है। अब मुझे बोलो कौन सा यहाँ पर मेरा, तुम लोग आसानी से बोल सकते हो कि आउटफ्लो हो चुका है, आउटस्टैंडिंग या एडवांस, कौन सा आउटफ्लो होगा, एडवांस। एडवांस करने से तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो आउटफ्लो का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम लोग के पॉकेट से पैसा गया कि नहीं, तो अगर किसी को एडवांस करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आउटफ्लो होगा, फिर 450 का आउटफ्लो होगा, होगा कि नहीं बोलो, 450 का आउटफ्लो होगा, और कितने का होगा, 750 का आउटफ्लो होगा। तो देखो 450 का होगा, सॉरी 270 का होगा, ये दोनों एडवांस का होगा। और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस बार क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन इनकम में ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लियर हो ही जाए, अगर नहीं दिया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग को 600 में से कुछ अमाउंट क्लियर किया, बाकी अमाउंट क्लियर नहीं किया, क्योंकि इतना सारा डेटा है, तो इसमें हम अकाउंट बनवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं समझ में आएगा सिर्फ एडलेस कर बना, इसमें वर्किंग नोट हम बनवाएंगे। तो यहाँ पर बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट नंबर 1, बाकी ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, जरूरी नहीं है कि वो 600 का पूरा ही क्लियर है, देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा कि हमारा ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग एडवांस था और क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग एडवांस था, मतलब टू बैलेंस बीडी भी होगा और बाई बैलेंस बीडी भी होगा, साथ ही साथ टू बैलेंस सीडी भी होगा और बाई बैलेंस सीडी भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग बताओ कितना कितना लिखेंगे, अभी समझाया था, देखो यहाँ पर 21 का जो दिख रहा है वो ओपनिंग में जाएगा, और जो 22 का दिख रहा है वो क्लोजिंग में जाएगा, लेकिन एसेट और लाइबिलिटी खुद को समझना पड़ेगा, लास्ट दिन मैंने बता दिया था। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है, इसका आउटस्टैंडिंग हम लोग का एसेट होता है, ठीक है। ये ओपनिंग एसेट है 600, डेट देखने से पता चलता है। अच्छा, ये 600 इधर आ गया। अब ये देखो एडवांस लेना, क्योंकि ये एक इनकम है, ये हम लोग का लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी 400, सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटी 450, 2021 है तो 450 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, एडवांस फिर से क्या हो गया, लाइबिलिटी, क्योंकि ये इनकम है 270, तो ये हो गया क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो ओपनिंग के ऑपोजिट में जाएगा, मैंने बोला था ऐसे याद रख सकते हो। और बाई बैलेंस सीटी, अब ये तो एक ही बचा 750, ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एसेट हो जाएगा। ये कैसा एसेट है, क्लोजिंग डेट पे है तो क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट हम लोग का क्रेडिट साइड में जाएगा, एक्चुअली जिधर डेबिट उसके ऑपोजिट में, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इनकम एक्सपेंडिचर से जो मिल रहा है वो इधर आएगा, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो कितना था एक बार देख के बताओ, अब ऐड लगाओ, पता चल जाएगा कितना बाई कैश,
कितना आ रहा है? 8370 आ रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस करके बताओ। 7170। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा हमें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट होगा, जैसे देखो ये रिसीव्ड हुआ है ना, अब इसमें ये 600 का पूरा आया है नहीं आया वो तो हम लोगों को भी नहीं पता, यहाँ पर पूरा इसका फिर देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा कि 7170 जो है ये हम लोग का कैश में लिखना पड़ेगा। वहां पर इतने सारे अमाउंट को एडलेस नहीं कर पाओगे। और पहला बात है, वहां पर अगर एडलेस करके लिखोगे तो कितना जगह लगेगा, सोचो इतने सारे चीजों को। तो जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, मतलब ओपनिंग का दो दो, क्लोजिंग का दो दो, तब हम लोग का अकाउंट बना लेना चाहिए। लेकिन एक एक इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंट को अवॉइड करके हम लोग सिंपल ऐसे एडलेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसमें तुम लोग वर्किंग नोट बोल के और उसको लिख दो। वर्किंग नोट 1 कितना आया? 7170। ठीक है, समझ में आया। जब मोर देन ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा ना तो यहाँ पर ऐसे कर दो, मोर देन 1 होगा तो ऐसे करना। अच्छा, सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रेंस फीस। इस पे कोई था इंफॉर्मेशन? एंट्रेंस फीस पे देखते हैं। एंट्रेंस फीस पे मुझे नहीं लगता है कुछ था, डायरेक्टली लिखो एंट्रेंस फीस 250 आउटर में, ठीक है। टू एंट्रेंस फीस 250, इस पे कोई इंफॉर्मेशन हमारा नहीं था, तो 250 पूरा का पूरा रिसीप्ट है। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, इस पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो ये भी लिख दो। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000। अच्छा, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट, इसमें भी ना कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो इसको भी लिखो एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट। तो ये हो गया 750। ठीक है, तो हम लोग को इतना इतना मिल गया। अच्छा, और यहाँ पर ओपनिंग कैश का बैलेंस आएगा, नीचे क्लोजिंग का आएगा, नीचे क्लोजिंग का आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना होगा। तो देखो ज्यादा एडजस्टमेंट था नहीं, 1 2 3 इधर और इधर एक, बस और कुछ नहीं था, बाकी सब डायरेक्ट ही पुट हुआ है, बाकी सब में कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया था। अच्छा, अब कैश बैलेंस हम लोग को देखना पड़ेगा, देखते हैं कैश बैलेंस कहाँ मिलेगा। ये देखो दिख रहा है 31 दिसंबर 22 का कितना है 1600। तो ये कौन सा है, ओपनिंग की क्लोजिंग? क्लोजिंग। ठीक है, तो ये कहाँ लिखोगे? इधर वाले यहाँ पर लिखोगे, क्लोजिंग तो इधर लिखा जाता है तो इधर लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, ये हो गया कैश इन हैंड, वहां दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कैश इन हैंड है। अब कैश इन हैंड ओपनिंग आ जाएगा, कैसे करके आएगा? बैलेंस करके, लेजर को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ओपनिंग कैश इन हैंड कितना होगा। देखो कितना हो रहा है इसका टोटल का। पहले इधर करिए। 10,160 560। ओ हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है ना उसका, रुको, यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 जन को कितना था? वो तो वहां दिखेगा नहीं, वो इनकम एक्सपेंडिचर है ना, उसका डिप्रिशिएशन दिख रहा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 था, लेकिन 2022 में कितना हुआ? 2700। तो यहाँ पर अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक बना लो अकाउंट तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 2। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, ये एसेट होता है, इसका ओपनिंग किधर जाएगा? डेबिट में। ठीक है, और क्लोजिंग क्रेडिट में। ओपनिंग में बोला कि 2600 था और क्लोजिंग में कितना है 2700। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 100 रुपए का एसेट एक्स्ट्रा परचेज हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि डेप्रिशिएशन था इस क्वेश्चन में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो डेप्रिशिएशन कहाँ दिख रहा है हमें? इनकम एक्सपेंडिचर में। डेप्रिशिएशन कितना था ये देखो, 300। ठीक है, तो किधर लिखना चाहिए? डेप्रिशिएशन डेबिट होता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, तो बाय डेप्रिशिएशन कितना हो गया 300।
और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। अब देखो मेरे पास पहले कितना एसेट था 2600 का, अगर उस पे 300 का डिप्रिशिएशन होता है तो मेरे पास कितना एसेट बचना चाहिए 2300, लेकिन बचा कितना है, मतलब हम लोगों ने कुछ परचेस किया होगा तभी ज्यादा दिख रहा है। और वैसे भी तुम लोग लेजर को बैलेंस करोगे तो तुम लोग का बैलेंस इधर ही आएगा, ठीक है, इधर आएगा, चेक करके देखो कितना आ रहा है 400। फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा टू कैश, ये परचेज हुआ है इसीलिए तो ऐसा लिखा हुआ है ना, इसीलिए तो ऐसे करके समझाया मैंने कि अगर मेरा इतने से इतना कम हो जाता है तो बैलेंस 2300 दिखना चाहिए, फिर भी 2700 दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हम लोगों ने एसेट परचेज मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है। कितना किया है बैलेंस करने से पता चलेगा, क्योंकि ये हमें कोई बताएगा नहीं कि इधर टू कैश लिखो, कोई नहीं बताए, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 400, अब इसको कहाँ लिखोगे, रिसिप्ट पेमेंट में लिखना पड़ेगा, पेमेंट साइड में कि रिसिप्ट साइड में, किधर लिखोगे, पेमेंट साइड, बाई क्या लिखोगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 400, ठीक है। अब तुम लोग का आया कितना था, उसमें 400 और ऐड कर लो, 10,560 था, ठीक है 10,560। अब इसको लेस करते जाओ और देखो ओपनिंग में कितना बैलेंस आ रहा है 1390, सही 1390 आ जाएगा बैलेंस करने से, ठीक है। इसमें 400 लिख दोगे, लिखने से टोटल आएगा 10,560, फिर इधर बैलेंस करोगे आंसर आएगा ओपनिंग कैश बैलेंस का 1390, ठीक है। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट में कैपिटल फंड चाहिए होगा जो कि मिसिंग है, तो पहले वर्किंग नोट में हम लोग क्या बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबको पहले वर्किंग नोट में एक ओपनिंग बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3 ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट बोल के भी लिख सकते हो अगर डेट नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वर्किंग नोट के अंदर है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या लिखेंगे, एसेट और लाइबिलिटीज। अच्छा, अब तुम लोग बताओ एसेट्स में क्या क्या आएगा। अभी एक एसेट पे हम लोगों ने अकाउंट बनाया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो आएगा कितना आएगा बोलो, यहां से देख के बता, 2600, ये इतना था, ठीक है। तो लिखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600। और एक एसेट अभी बैलेंस करके निकाला, मानते करेंट एसेट है, क्या निकाला कैश, ठीक है, वो लिखो कैश कितना आया 1390 अभी निकाला, ठीक है। ये दो तो यहाँ से देख के पता चल रहा है, बाकी अब चेक करते हैं, देखते हैं और क्या क्या एसेट हो सकता है, ठीक है। एसेट तो मुझे देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में ढूंढ के हमें कुछ भी एसेट नहीं मिलने वाला, हमें नीचे इंफॉर्मेशन में जाके देखना पड़ेगा। तो एक तो ये सब्सक्रिप्शन का जो दो डेटा है 221 का, ये हम लोग का करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी को रिलेट करेगा, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग है क्योंकि ये इनकम है तो ये क्या होगा करेंट एसेट और ये हो जाएगा करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो एसेट साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अमाउंट तुम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट से देख के भी लिख सकते हो, ये देखो मैंने ऐसे सिखाया था, ये दोनों ही मेरा ओपनिंग में चला जाता है, ठीक है। तो 600 कहाँ जाएगा, एसिड है टू बैलेंस बीडी, और ये 450 ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ये 600 और ये 450, नहीं तो क्वेश्चन से पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन अगर अकाउंट बना हुआ है वहां से देख के भी लिखा जा सकता है। अच्छा, और क्या एसेट है देखते हैं, यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। तो बिगिनिंग मतलब तो वही 20 जो है 2021 के एंड का बात हो रहा है, तो उसी का तो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एसेट की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 400, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 400, ठीक है। ये हम लोग का एक करेंट लाइबिलिटी मिला। अच्छा, और देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द, ये तो प्रीपेड है मतलब नेक्स्ट ईयर का है, तो यहाँ पर तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑडिट फीस 2020 का अनपेड है, वो तो 20 वाले बैलेंस शीट में देखेंगे, और 22 को अगर 21 का पे कर रहे थे तो 21 में ये बाकी था कि नहीं बोलो, तो फिर ये यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 21 का पे किया, तो 21 का पे किया तो 21 में बाकी रखा होगा, तो वो तो लाइबिलिटी हो गया। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कितना हो जाएगा? 200। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, हाँ 200। और क्या है देखते हैं, क्लब का एक फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड है 10,000। तो ये कब से है नहीं बोला है, मतलब स्टार्टिंग से ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट होता है, तो मैंने तो ऊपर जगह नहीं रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000। अच्छा, और यहाँ पर क्या बोला था, क्लब का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद बोला है क्लब का एक लोन था 2000 का, जो कि 2020 तक पूरा बाकी रहा। तो फिर 21 में ये था कि नहीं था? था। देखो बोल रहे बैंक लोन जो था, दिस वाज आउटस्टैंडिंग, तो ये तो 22 में नहीं लिया है, बोल रहे दिस वाज, ये 2022 तक इस लोन का पेमेंट बाकी था, मतलब 2021 में भी ये लोन हमारे पास था। तो लोन अमाउंट हो गया 2000, ठीक है। अब इसको ऐड करो, और कुछ नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। कैश इन हैंड ये तो लिखवा दिया मैंने, देखो कैश इन हैंड ये मेरा क्लोजिंग में जाएगा, ओपनिंग वाला मैंने बैलेंस से लिखवा दिया, और तो कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर तुम लोग का कैपिटल फंड आ जाएगा बैलेंस करके। हाँ 11,540, और टोटल लेजर कितना है? 14,590, ठीक है। तो 11,540 ये हम लोग लिखेंगे, हमारा जो सोल्यूशन वाला बैलेंस शीट है वहां पर लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड को, ठीक है। लिखो कैपिटल फंड 11,540। अब इसमें सरप्लस या डेफिसिट जाता है, वो तो मुझे क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि हम लोगों ने तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाया नहीं, और क्वेश्चन में देखा था सरप्लस था, ठीक है। ये देखो सरप्लस था, कहां पर है सरप्लस? ये रहा, कितना है 600। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड ऐड करो कितना आता है, 12,140। अच्छा 12,140 आ गया। और क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से एक बार देख देख के भी लिख सकते हो, जैसे बोलो लोन लिखना पड़ेगा, अभी पढ़ा था कि लोन 2022 तक बाकी था, तो लोन लिखना पड़ेगा फिर से। और कितना लिखेंगे? वही अमाउंट लिखेंगे, इसका कोई इंटरेस्ट कुछ भी हमें नहीं बताया, तो जैसा था वैसा ही लिख देंगे 2,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ ना आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था, तो इस साल का भी क्या आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था, एक बार पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर बोला था, देखो इन्होंने पूरा ही ऑडिट फीस को क्या रखा है, 2022 का बाकी रखा है। तो 2022 का ऑडिट फीस कितना था, वो कहाँ मिलेगा? इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उसी में ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा लिखा हुआ रहता है। तो अब देखो ऑडिट फीस कितना, ये पूरा ही एक्चुअली क्या है, आउटस्टैंडिंग। ये तो क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो ये 250 पूरा हम लोगों को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। तो जब रिसिप्ट पेमेंट बनाने देता है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें नॉर्मली हमारे हैबिट के अगेंस्ट में काम होता है, तो फाइनल अकाउंट्स में तो ऐसा होता नहीं, तो थोड़ा लगता है कि क्या हो रहा है। ऑडिट फीस के बाद यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन देखते हैं, इस पे हमारे इस साल के मैटर पे कुछ था कि नहीं? हाँ था, देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लो 270 750। ये किधर जाएगा? करेंट लाइबिलिटी। ये किधर जाएगा? करेंट एसेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, जैसे 2021 के लिए लिखा था एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 270, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 750, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के साथ और भी मैच करके, सैलरी सैलरी भी था। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एट द एंड कितना, 450 एंड वाला, तो यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 450, ठीक है। अच्छा और क्या आ सकता है इधर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी तो था। अभी देखो अकाउंट बनाया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना लिखोगे, 2,700। ये तो यहाँ दिखा ही रहा है कि मेरा क्लोजिंग का बैलेंस कितना है। वर्किंग नोट से डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ ओपनिंग लिखो, फिर ऐड करके परचेस लिखो, फिर डेप्रिसिएशन लिखो।
ठीक है, कोई भी एक कर सकते हो। अगर वर्किंग नोट नंबर दे दोगे तो वैसे दे दो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में भी गिवन है, लिख सकते। देखो, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है। आ गया, ये रहा 2007, दे दो। अच्छा, और क्या आएगा? और फ्री होल्ड ग्राउंड, ये वाला तो है ही इनका, फ्री होल्ड ग्राउंड ये वाला भी आएगा, फ्री होल्ड ग्राउंड। ये है कितने का था? 10,000। अच्छा, और क्या आएगा? कैश आएगा, कैश। कैश आना चाहिए। कैश का क्लोजिंग कितना था देखो, रिसिप्ट पेमेंट में 1600। ठीक है, यहां से देख के भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में भी रहेगा 1600। और कुछ आएगा देखो, यहाँ से देखते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा, कैश लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लिया, फ्री होल्ड ग्राउंड ये भी लिख लिया। और कुछ आना चाहिए यहाँ पर। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक 60 रुपीज का एडिशन किया था कि हम लोगों ने प्रीपेड किया था, तो प्रीपेड हमारे लिए क्या होगा? करेंट एसेट। तो यहाँ पर लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। अब ये अगर छूट भी जाता है ना, ऐड करोगे तो दोनों साइड में जब टैली करने जाओगे 60 का डिफरेंस मिलेगा, तब चेक करने से ही पता चलेगा। ठीक है, वैसे इसके साथ साथ कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज जो एक एक करके करवा दिया गलती से। देखो कितना आ रहा है। 15,110 आना चाहिए। देख, 15,110। खुद ही टेलिंग है। ठीक है। ये वाला देखते हैं, देखो। Smith Library Society showed the following position on 31st March 2021। ठीक है, तो एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31st March 2021 का, मतलब हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं हुआ। कैपिटल फंड हमारे पास अवेलेबल है, जिस वजह से हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को प्रिपेयर फिर क्या करना पड़ेगा? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बोल सकता है। अब देखते हैं क्या बोला है प्रिपेयर करने, आगे ही बोला होगा। Oh, recipient नीचे बोले से, हाँ, you are required to prepare income expenditure account for the year ended and a balance sheet। ठीक है, तो दो लेजर बनाओ, एक बनाओ रिसिप्ट पेमेंट का, सॉरी, एक इनकम एक्सपेंडिचर का और एक हम लोग का बैलेंस शीट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year ended 31st of March 2020। थोड़ा सा और भी जगह रखना पड़ेगा, इतना रख देते कम हो जाएगा। और बैलेंस, अच्छा, ये तो प्रीवियस बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम लोग ये इनकम एक्सपेंडिचर को यहाँ से देख के बनाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा? टू बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक, ये कहाँ जाता है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, जो तुम लोग को यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है। ये देखो,
दिख रहा है 25,000 25,000, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग को दिया है एंट्रांस फीस, ठीक है, ये हम लोग का कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंट्रांस फीस, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीजों पे एडजस्टमेंट दिया, मेंबरशिप पे दिया है और यहाँ पर एंट्रांस फीस पे भी दिया हुआ है, ठीक है। और किसी चीज पे हमें बस इतना सा ही है क्वेश्चन। अच्छा, रेंट पे भी दिया है, सैलरीज पे दिया है, बुक पे दिया है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे दिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जो भी हम लोग का एडजस्टमेंट है उस पे जगह रखना पड़ेगा। तो एंट्रांस फीस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो तुम लोग एंट्रांस फीस किधर लिखोगे, इनकम है बाई साइड में, तो लिखो बाई एंट्रांस फीस, ठीक है। और उसको इनर कॉलम में लिखो क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है। 30,000 इनर कॉलम में लिख के रख दो, जब एडजस्टमेंट आएगा तब हम लोग उसमें एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद है मेंबरशिप, इस पे भी था एडजस्टमेंट, ठीक है। तो लिखो बाई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, बाई थोड़ा सा जगह रख दो नीचे लिखने के लिए उसका एडजस्टमेंट, बाई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। इनर कॉलम में लिखो 2 लाख। इनर कॉलम में इसीलिए क्योंकि मैंने रीड करके देख लिया है कि इसमें एडजस्टमेंट है। एग्जाम में तुम लोग खुद पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है, कि इसमें एडजस्टमेंट है। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। बाई सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, वैल्यू है 1500। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, वैल्यू है 1500। फिर उसके बाद है हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ठीक है। तो ये इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी लिखो, मतलब लेक्चर हॉल उन्होंने भाड़े पे दिया तो उनको इनकम हुआ, रेंट वाला इनकम, ठीक है। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये आउटर में जा रहा है हम लोग का 20,000, ठीक है। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 20,000 ये वाला हो गया। इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट था, अभी मैंने जो रीड किया ना वहां देखा इंटरेस्ट, तो इसको 8,000 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। हम पीछे लिख रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अच्छा, इनर कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा 8,000, ये इनर कॉलम में जाएगा। हो गया, इनकम साइड हम लोगों ने लिख लिया। अब एक्सपेंस में इलेक्ट्रिक चार्जेस, इस पे हम लोग का किसी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देखो हम बता देते किस पे नहीं, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्टेज में भी नहीं है, टेलीफोन में भी नहीं है, बुक्स वाले में है। और ये तो खुद ही आउटस्टैंडिंग बोल रखा है। अच्छा, तो ये 3 लिख लो, लाइन बाय लाइन ये 3 लिख लो आउटर में। इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200, पोस्टेज स्टेशनरी 5,000, टेलीफोन चार्जेस 5,000, ठीक है। टू साइड में लिखना है, तो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, और टू टेलीफोन चार्जेस। 7,200 पहला वाला एक्सपेंस दिया हुआ है, उसके बाद दोनों ही 5,000 करके दिया हुआ है। टेलीफोन चार्जेस भी 5,000, पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी 5,000, ठीक है। 7,200, 5,000, 5,000। अच्छा, बुक्स परचेज, बोलो क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में आता है? क्यों? क्योंकि ये एसेट होता है। लास्ट दिन ही हम लोगों ने बुक्स परचेज पे क्वेश्चन किया हुआ है, तो बुक्स परचेज कहाँ पर आएगा, जहां पर हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं वहां पर आएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट यहाँ बना हुआ है तो ये एसेट होगा, ठीक है। तो बुक्स हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, एसेट में हमारा फिक्स्ड एसेट में पता नहीं क्या क्या है, तो हम एक लाइन छोड़ देते हैं, अगर कुछ और एसेट हो हम यहाँ पर लिखते हैं बुक्स बोल के, ठीक है। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे न्यू परचेज, ठीक है, जिसका डेटा मुझे मिल गया है यहाँ पर 60,000। अब इसके नीचे भी तुम लोग को जगह रखना है क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा, इस पे एसेट है तो डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000, तो देखो बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000, तो ये मुझे बताओ कि ये कब का बाकी था जो अभी पे हुआ।
प्रीवियस का 21 का, क्योंकि 22 में हम लोग बाकी बोलेंगे तो पे कैसे कर रहे, 22 का तो हो नहीं सकता है, 22 में जरूर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये कब का पेमेंट कर रहे हैं, 2021 का, क्योंकि 22 का बाकी भी है तो फिर पेमेंट करेंगे तो बाकी कहां से रहेगा, बाकी तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कब का है, 21 का है। और इसका प्रूफ भी देखो, फिर ये कहाँ होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलो चेक करते ओपनिंग बैलेंस शीट में मिला, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये एक्सपेंस पेबल, अच्छा ये हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का हुआ फिर, तो क्या ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 2021 का है। अब रेंट, ठीक है, रेंट पे हम लोग का एडजस्टमेंट था, तो इसको इनर कॉलम में लिखो 88,000, रेंट को इनर कॉलम में लिखो 88,000, क्योंकि रेंट पे हम लोग का एडजस्टमेंट है 88,000, और इसके नीचे थोड़ा जगह रख दो ताकि एडजस्टमेंट को लिख पाए हम लोग। रेंट के बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट क्या इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, एसेट है, कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में, तो ये तो इस साल का इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है प्रीवियसली भी कुछ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पता कर लेते हैं ना बैलेंस शीट को देख के। हाँ किया हुआ है, कितने का, 1,50,000। नए साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो ईयर चल रहा है 40,000, तो एक ओपनिंग बैलेंस कितना जाएगा 150, उसमें एडेड क्या हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, बुक्स के बाद जगह रखना है क्योंकि डेप्रिसिएशन हो सकता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ओपनिंग का, क्योंकि मैंने डेटा दिखा दिया है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो 1,50,000 ये ओपनिंग वाला था, ऐड हो जाएगा न्यू परचेज, न्यू इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेज किया है, कितने का किया है 40,000, ठीक है, 40,000 का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। अच्छा इस पे भी ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह है, अगर यहाँ एडजस्ट करना चाहे तो जगह रखना पड़ेगा, अलग से करना चाहे तो जगह रखने का जरूरत नहीं होगा, फिलहाल हम क्लोज नहीं कर रहे, देख लेंगे क्या है। फिर बोल रहे हैं सैलरी, ये आएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये तो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो सैलरी यहाँ पर लिखो सैलरी, तो सैलरी में भी ना एडजस्टमेंट है, तो तुम लोग को इसको लिखना है इनर कॉलम में, ठीक है, टू सैलरी हम लोग का 66,000 है, इनर कॉलम में लिखो 66,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है। बस अब ये कैश और बैंक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में लिखो, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 20,000, 11,300, मतलब जो बैलेंस शीट बना रहे हो, ओपनिंग वाला तो दिया हुआ है, वो तो बना भी नहीं रहे हम, तो यहाँ थोड़ा जगह रख दो, एकदम एंड में आके लिखो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। अच्छा एट बैंक है 20,000, आउटर में लिखो, ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, 11,300 नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, 20,000 और 11,300 हो गया। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर जो भी डेटा था उसका पूरा देख लिया, अब हम लोग नीचे एडजस्टमेंट के लिए जो जगह रखे वहां पर जाते हैं, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा इसके बाद बोल रहा है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस, बोल रहा है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का जो रिसिप्ट दिखा रहे हैं वो कहाँ दिखा रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट से जो डेटा है उसमें बोल रहा है 10,000 हम लोगों ने एडवांस रिसीव कर रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, एडवांस मतलब 2023 का रिसीव कर रखा है, 23 का कोई इनकम क्या हम लोग 22 में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा लेस, ठीक है। और एडवांस लिया है तो ये हम लोग का क्या है, इनकम तो है नहीं, इनकम होता तो दिखा देते ना, इनकम सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का ही होता है, ये क्या है फिर एसेट, सॉरी लाइबिलिटी, ठीक है, कैसा लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये कहां पर दिखाएंगे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दो एडजस्टमेंट हो गया, तो पहले मेंबरशिप फीस जहां लिखे हो वहां से 10,000 प्रीपेड बोल के तुम लोगों को लेस करके दिखाना चाहिए, मेंबरशिप फीस जहां लिखे हैं, हाँ यहाँ से हम दूसरे कलर से लिख के दिखाते हैं, देखो लेस लिखो, प्रीपेड, प्रीपेड नहीं एडवांस, ये तो पे नहीं किया है रिसीव हुआ है, एडवांस यहाँ पर 10,000, ठीक है, तो माइनस करके कितना आएगा 1,90,000, और इसी को तुम लोग उधर भी लिखो एडवांस मेंबरशिप बोल के करेंट लाइबिलिटी, यहाँ पर एडवांस मेंबरशिप 10,000 हो गया, ठीक है, इसका दोनों जगह पे एडजस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखो
75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड का मतलब लास्ट दिन ही बताया था, कहाँ जाता है कैपिटल, कहाँ दिखता है बैलेंस शीट में। कैपिटलाइज्ड होगा तो कहाँ जाएगा, 75% कैपिटलाइज्ड करके दिखाना है, और बाकी बचा फिर कितना, 100 में से 100% होता है ना कोई भी चीज, तो 75 अगर कैपिटलाइज्ड होगा तो रेवेन्यू में कितना दिखाना, तो रेवेन्यू मतलब कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे, ओनली 25%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग यहाँ पर एंट्रेंस फीस में दिखाएंगे। तो यहाँ देखो अगर लेस करना चाहते हो तो लेस के हिसाब से लिखोगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 75%, और अगर मल्टीप्लाई करके दिखाओगे तो डायरेक्टली कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 25%, क्योंकि 75% लेस करने से तो 25 ही बचता है ना, ये तो 100% है। तो 75% कैपिटलाइज्ड जो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैंने माइनस के हिसाब से जगह रखा है तो मैंने वैसे लिख दिया है। तो 30,000 का 75% कितना होता है, 2500। अच्छा फिर बचेगा कितना, 7,500। और ये 22,500 कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस बोल के दिखाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाओ और कैपिटल के लिए जगह रख के, कैपिटल के ऊपर नहीं लिखना चाहिए कुछ भी, कैपिटल फंड सबसे पहले रहेगा, उसके बाद नीचे के साइड में हमें लिखना है एंट्रेंस फीस, ठीक है। कितना आया था वो हम लोग का, ऐड भी कर सकते हो अगर चाहो तो, कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हो, और चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो इसको, चाहो तो सरप्लस की तरह कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हो, चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो। हो गया, दो बार होना चाहिए हर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट। रेंट 400 एंड सैलरी 3,000, 4,000 3,000 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, ड्यूरिंग द ईयर का है तो ऐड करो। और इधर बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ लिख लिया पहले मैंने, ये खुला हुआ था मेरे पास, ठीक है, ये वाला पेज, आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अच्छा ये कितना कितना हो रहा है, सैलरी है हम लोग का 3,000 और रेंट है 4,000, ठीक है। अब इसका हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में भी एडजस्टमेंट करना है, रेंट के नीचे लिख दो जो अमाउंट है वो अपने हिसाब से, एड आउटस्टैंडिंग रेंट, एड आउटस्टैंडिंग रेंट, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अच्छा ये कितना था, रेंट कितना, एटा 4,000 और एटा 3,000, तो ये हो जाएगा 92,000। अच्छा 69 और 92,000 हो गया दोनों मिला, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 10% इंक्लूडिंग एडिशन, बोल रहा है कि सभी बुक्स पे 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। तो बताओ तो कितना डेप्रिशिएशन हो रहा है बुक्स पे, बुक्स कितना था, यहाँ लिखा था ना हम लोगों ने, देख के बोलो यहाँ पर बुक्स। अच्छा ओपनिंग वाला नहीं दिखा है ना, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में मिल जाएगा, देखो पहले से अगर इनके पास कोई बुक होगा तो, अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, तो एकदम नया ही परचेस किया है तो पहले से 4 लाख था, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन से तो पता चल रहा है कि पहले से भी बुक्स था, ठीक है। कितना था, 4 लाख था, और अभी हम लोगों ने नया खरीदा है 60,000, तो टोटल बुक्स हो गया 4,60,000। अब इस पे लगाना है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन कितना बोला है 10%, तो कितना हो जाएगा, हाँ 46,000 का डेप्रिशिएशन होने के बाद बुक्स का बैलेंस कितना होगा, 4,14,000। और ये डेप्रिशिएशन कहाँ लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स बोल के लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स। $46,000 आया था, ठीक है, 46,000, 46,000 यहाँ भी लिखना है, 46,000 फिर यहाँ भी लिख देना। अच्छा फिर बोला है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर आल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट। अच्छा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर, बट हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर लिखा नहीं है, क्यों,
क्योंकि इसका मतलब इस बार ये नया परचेस हुआ नहीं था, जो है पुराना ही है, क्योंकि नया परचेस होता तो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखता, इसीलिए वो आइटम का नाम हम लोगों ने लिखा नहीं। लेकिन जब ये लोग बोल रहे हैं कि डिप्रिशिएशन लगेगा, तो इनके पास ऐसा एसेट जरूर होगा जिसका इंफॉर्मेशन मुझे बैलेंस शीट बताएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना था, इतना, और एक क्या बताया, फर्नीचर, तो फर्नीचर भी इतना, दोनों पे सेम रेट पे डिप्रिशिएशन लगेगा जितना बुक्स पे लगा है। तो ये अमाउंट देख के लिखो डिप्रिशिएशन चार्ज करके, फिर उसको तुम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर में भी दिखाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000, देखो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1,50,000, 1,50,000 लेस डेप्रिशिएशन 10%, तो 15,000 माइनस करने से 1,35,000, और ये 15,000 लिख देना है इनकम एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिशिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बोल के, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बोल के 15,000। अच्छा, और एक एसेट था फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000 लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा 5,000, यहाँ पर हो जाएगा 45,000, और ये 5,000 को फिर से वहां लिखना है टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर बोल के, तो टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 5,000, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन था। Interest on securities is to be calculated at the rate of 5% per annum, including purchase made on, अच्छा purchase बता दिया है, date 1/10/2021 for 40,000। मतलब हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट, तुम लोग बैलेंस शीट में देखो, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने लिखा होगा 1,50,000 और नया वाला लिखा होगा 40,000, लेकिन ये नया वाला परचेज कब हुआ है उसका डेट दे दिया है 1 अक्टूबर को, ठीक है। अब दोनों पे हमें इंटरेस्ट लगाना है, ये 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है, इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना करके बोला है 5%, लेकिन ये डेट देखो 21 को परचेज हुआ है, 1/10/21, ठीक है। अब हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहले देखते हैं कि कहीं पर हम लोगों ने बाई इंटरेस्ट बोल के लिखा था, कहीं पर भी, हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब चेक करेंगे कि 8,000 जो है वो कम है ज्यादा है, वो चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करोगे, चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, ये देखो यहाँ पर हम बना के दिखाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास ओपनिंग वाला जो है वो है 1,50,000, ठीक है। उस पे कितना इंटरेस्ट होगा, रेट तो वही है, बोला है दोनों पे 5% है, तो ये तो पूरे साल हमारा इन्वेस्टमेंट रहा हमारे पास, तो इस पे कितने साल का लगेगा, 1 ईयर, या फिर 12/12 कर सकते हो, कितना होता है 7,500। और जो नया परचेस किया वो 110 को किया 40,000 का, ठीक है, और 5%, और ये फिर कितने मंथ का इंटरेस्ट इस साल हमें मिलेगा, 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ठीक है, मार्च में खत्म हो रहा है, तो 6/12 तो कितना हो जाएगा 1,000। अच्छा, तो टोटल कितना हुआ 8,500, 8,500, अच्छा 8,500 हो रहा है। अच्छा, हम लोगों ने इनकम में कितना दिखाया है इंटरेस्ट 8,000, तो हम लोगों ने क्या, मतलब हम लोगों ने 8,000 दिखाए, मतलब उतना रिसिप्ट होगा, एक्चुअली रिसिप्ट कितना होना चाहिए 8,500, तो 500 रिसिप्ट पेमेंट में नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब 500 नहीं मिला होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो 500 क्या हो गया फिर आउटस्टैंडिंग, तो तुम लोग को आउटस्टैंडिंग बोल के यहाँ पर ऐड करके लिखना होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, इसको एक्रूड बोलो, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 500, तो आउटर में कितना चला जाएगा 8,500, और ये 500 और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा एसेट में, यहाँ पर अगर इसको ऐड करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर इसको अगर बाहर निकाल देते हो तो भी चलेगा, ऐसे करके 1,90,000, फिर यहाँ पर लिख दो एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसके साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना आया 500, अगर इसके साथ लिखते तो ये 1,90,500 दिखता, क्योंकि अलग लिखा है तो ये 1,90,000, ये 500 दिख रहा है,
और बाकी बचा हमारा यहाँ कैपिटल लिखने का टास्क। कैपिटल फंड ये कहाँ से दिखेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल फंड है 7,93,000। देखो 7,93,000। यहाँ पर सरप्लस या कुछ होगा तो वो हमें एड या लेस, अगर डेफिसिट हुआ तो लेस भी करना पड़ सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का भी ना हम लोगों ने सारा डेटा यूज किया, देखो सभी काम में आए, इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ यही पर जरूरत पड़ेगा। अब बस हो गया, इसको क्लोज करो तुम लोग। सबसे पहले इसको क्लोज करो, इनकम एक्सपेंडिचर को। देखो डेफिसिट आता है कि सरप्लस आता है? मेरा तो इधर आ रहा है 227,500। अब इधर देखते हैं कितना आ रहा है। डेफिसिट आ रहा है तो ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है? 16,700। अच्छा, बाई डेफिसिट मतलब ये कम होगा, इधर ज्यादा आ रहा है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, 16,100। और टोटल आएगा, इसको ऐड करने से ही पता चल जाएगा, 227500 प्लस 16,700, मतलब 244,200 आ रहा है। 244,200 आएगा। इधर ज्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ रहा है 244,200 और इनकम साइड आ रहा है 227,500, तो डेफिसिट आ गया 16,700 का। अब बैलेंस शीट में ये 16,700 फिर लेस करना पड़ेगा, मैंने यहाँ ऐड दे दिया था गलती से, इसको लेस करके लिखो डेफिसिट 16,700। देखो कितना आता है। 7,76,300। और बाकी का ऐड करते हुए जाओ। ये हो गया 32,500 प्लस 4,000 3,000, माइनस हो गया 7,000। क्या गलत? 8 लाख, 8,15,800। हाँ सही है, 8,15,800। 8,15,800। ठीक है, हम इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे क्योंकि मेरा ये जगह चाहिए नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कैश एट बैंक। तुम लोग कुछ मत करो, ठीक है, हम इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा वो जगह चाहिए नहीं है ना, नीचे खाली खाली दिख रहा है कैश इन 11,300। टैली हो रहा है? 8,15,800, दोनों साइड इतना आना चाहिए, 8,15,800। अब 8 वाला जो कि स्किप किया था, चलो वो वाला देखते हैं। देखो इसमें बोला है द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। कैश इन हैंड बैलेंस मतलब ये हमें रिसिप्ट पेमेंट दिया है, और प्रिपेयर करने बोला है यू आर गिवन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर बोला है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, हमें जो भी प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2022।
ये क्वेश्चन आसान है, मैंने स्किप जस्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक बीआरएस का कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो समझना जरूरी है, वो समझने से क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन में और कुछ है नहीं खास। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2022, लाइबिलिटीज और एसेट्स। अच्छा, एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग, ये यही वाला मेन है, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन को इंटरेस्टेड बोनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी नीचे भी कुछ दिया है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि कैश इन हैंड 100, ठीक है। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो पासबुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एक तो डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, और करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करेंट अकाउंट के थ्रू से दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक में, और उसी के थ्रू से ही हमें बिजनेस का ट्रांजैक्शन दिखाना चाहिए, बाकी सेविंग्स वगैरह से नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो करेंट अकाउंट जो है यहाँ पर बोला है। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हम लोग क्या बैंक के पासबुक के डेटा के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि हमारे पास जो डेटा होता है उससे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर ये पासबुक का डेटा तो हमें नहीं चाहिए, हमें बैंक का बैलेंस चाहिए, लेकिन पासबुक वाला नहीं चाहिए, मतलब जो बैंक हमें दिखा रहा है वो हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा वाला चाहिए, कैश बुक वाला, ठीक है। हम लोग को कैश बुक में भी तो कॉलम होता है, कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक होता है ना, कैश बैलेंस, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। तो हमें वो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें जो बैंक का बैलेंस है वो चाहिए। अच्छा, तो फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस एज पर पासबुक से बैलेंस एज पर कैश बुक तक जाना पड़ेगा। जैसे तुम लोग बीआरएस कभी किए होगे 11 में, ठीक है, तो बीआरएस में क्या होता है, हमें एक बैलेंस दे देता है, बैलेंस एज पर कैश या पासबुक, तो हमें ऑपोजिट वाले में जाना पड़ता है, ठीक है। तो एफडी जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्यों बोलो, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन मिसमैच नहीं होता है। कैश बुक और पासबुक में ट्रांजैक्शन का अगर कुछ मिसमैच दिखेगा तो वो कहाँ दिखेगा, क्योंकि ये तो एफडी होता है, इसमें एक सर्टेन अमाउंट डाल के रख दिया, उसको कुछ भी टच करना नहीं होता है, तो वो मेरे कैश बुक में जो दिखेगा मेरे पासबुक में भी वही दिखेगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो सकता है। तो बीआरएस जब बनाते हो तो किस वजह से बनाते हो, करेंट अकाउंट से मिसमैच होता है, ठीक है। तो हम लोग को इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिकंसाइल, अगर जरूरत हुआ तो ठीक है देख लेंगे क्या रिकंसाइल, रिकंसाइल करके मुझे क्या चाहिए, कैश बुक का बैलेंस चाहिए। क्यों, क्योंकि हम मेरे पास जो डेटा होता है वो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग ही ना अपना अकाउंट्स बनाएंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग थोड़ी ना बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन चीज है। फिर यहाँ बोला है बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, अब नॉर्मल है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फ्रॉम टीज, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, सेल ऑफ इक्विपमेंट, बोलो यहां से ये जो बैंक इंटरेस्ट है ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम साइड में, डोनेशन इनकम साइड में आएगा, रिसिप्ट फ्रॉम टीज इनकम साइड में आएगा, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स ये भी इनकम साइड में आएगा, सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या ये इनकम साइड में आएगा, नहीं। तो फिर इसका ये कहा जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट जो सेल हो गया उसके वैल्यू को कम करने के लिए दिखाना पड़ेगा, तो लेकिन इसको बेचने पे हमारा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, वो आएगा, ठीक है। तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो वहां पर देखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन कोई भी होता है, प्रॉफिट होता है तो वो हम लोग दिखाते हैं, लेकिन सेल जो हुआ वो थोड़ी ना दिखाएंगे, उसका अमाउंट तो मुझे एसेट के वैल्यू से डिडक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास अगर इतने का एसेट था, इतना बिक गया तो अभी इतना पड़ा हुआ है। तो ये हम लोग का लेकिन नहीं आने वाला है इनकम एक्सपेंडिचर में। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैराइटीज एंटरटेनमेंट, तो ये भी आएगा इनकम में, ठीक है, ये हमें इनकम हुआ है वैरायटी एंटरटेनमेंट से। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये क्या होगा बोलो, डोनेशन है, ठीक है, लेकिन बोला है स्पेसिफिक डोनेशन है। फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट मतलब डोनेशन दिया है लेकिन जनरल डोनेशन नहीं है, जैसे फंड होता है ना, तो फिर ये कहां पर जाना चाहिए,
बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक डोनेशन फंड होता है, कल हम लोग फंड के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो डोनेशन पे भी वो चीज एप्लीकेबल होता है। अगर मुझे स्पेसिफिक डोनेशन दिया है तो वो हम सिर्फ इनकम की तरह दिखा के कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। मेरा रेस्ट्रिक्शन है, इस पैसे को मुझे कहाँ लगाना है, टूर्नामेंट के लिए ही लगाना है, कहीं और हम लोग इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर ओनली डोनेशन होता तो तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ तक ही खत्म है। फिर इधर बोल रहा है ग्राउंड्समैन फीस, तो ये कहाँ पर आएगा, ये एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, मूविंग मशीन, बोलो ये क्या है, मशीन है, मशीन फिक्स्ड एसेट, तो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में। रेंट ऑफ ग्राउंड ये कहां पर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। कॉस्ट ऑफ टीज ये कहां पर आएगा, एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां था कॉस्ट ऑफ टीज, यहां था रिसिप्ट फ्रॉम टीज, मतलब इतने का खरीदा गया और इतने का बेचा गया, तो इससे क्या प्रॉफिट हुआ, हाँ हुआ, कितना हुआ 50। तो देखो दो चीज कर सकते हो, या तो इनकम में ऐसे दिखा दो, इनकम साइड में 250, सॉरी एक्सपेंस साइड में कितना दिखाओगे 250, इनकम साइड में कितना दिखाओगे 300, या फिर ऐसे दिखा सकते हो डायरेक्टली नेट प्रोसीड्स बोल के 50। ठीक है, इससे लिखने का जो है कम हो जाएगा। अगर हम लोग इसको नेट कर देंगे तो हम लोग का डेटा क्या हो जाएगा, लिखने में कम होगा। तो Y2 करके भी लिख सकते हो और उसको नेट करके भी लिखा जा सकता है। जैसे फेयर वाला देखो, सेम चीज का इनकम और एक्सपेंस देने से हम लोग उसे नेट करके लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, लिखने से तुम लोग को दो दो बार लिखना नहीं पड़ेगा। फेयर्स का देखो यहाँ पर पेमेंट कितना हुआ है 400, और फेयर्स का यहाँ था, ये देखो कितना कंट्रीब्यूशन कितना मिला 100, तो इसमें हमारा एक्सपेंसेस ही ज्यादा हुआ, कितना 400 और इधर 100, तो नेट कितना हुआ 300। तो किधर लिखोगे, अगर नेट करोगे तो किधर लिखोगे, इनकम साइड की एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस साइड, क्योंकि पेमेंट मैंने फेयर के लिए ज्यादा किया है, जबकि मुझे फेयर से इनकम कितना हुआ है 100, तो मेरा इसमें अब ये हो ही सकता है, एनपीओ वाले थोड़ी ना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। फेयर लगाया था उसमें जो है 100 का ही मतलब अर्निंग हुआ, जबकि खर्चा 400 का हो गया। ठीक है, हो सकता है। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस ये कहाँ पर आएगा, एक्सपेंडिचर में। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ये कहाँ पर आएगा, एक्सपेंडिचर में। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021, लेकिन हम लोग 2022 का कर रहे हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्या था, आउटस्टैंडिंग था। तो क्या ये मेरे एक्सपेंडिचर में आएगा, नहीं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है। ये आता है एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये मेरे इस साल का है नहीं, तो क्यों आएगा। अगर इस साल का कुछ डेटा मिल जाता है तो वो जरूर आएगा, ये आइटम आने वाला है, लेकिन ये इसके टाइमिंग्स के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, बैलेंस एट बैंक पर पासबुक, फिर से प्रॉब्लम, पासबुक मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसके बैलेंस का कैश। डिपॉजिट से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिपॉजिट हमेशा फिक्स्ड होता है, तो उसमें कुछ भी मेरा चेंजेस नहीं होता है। मैंने जितना अपने अकाउंट से मतलब जितना पैसा ले जाके बैंक में एफडी किया था वो उतना ही दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। करेंट अकाउंट में चेंजेस दिख जाता है हम लोग को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक ने अपडेट नहीं किया, हम लोगों ने हमेशा एंट्री कर लिया होता है। ठीक है, तो इसमें हमें डिफरेंसेस दिखता है, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और कैश इन हैंड ये हमारा कहां पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नीचे का इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, देखो ये बिगिनिंग का है, ये एंडिंग का है। तो बिगिनिंग का जो ड्यू है वो जरूर क्लियर किया होगा हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये अमाउंट हम लोग का इस साल का तो खर्चा है नहीं, हमने तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो हमें सिर्फ 22 का देखना चाहिए। तो 21 का हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि रिसिप्ट साइड में तो हमें टोटल दिखाया होगा, जिसमें 2021 का जरूर हम लोगों ने रिसिप्ट पहले किया होगा, तभी 22 में जा सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐड। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग से यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ड्यू फॉर प्रिंटिंग ये एक्सपेंस है, तो मैंने इस साल का एक्सपेंस बाकी रखा है, लेकिन मुझे ये अपने इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर मेरा ड्यूरिंग द ईयर का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो बाकी है वो हम लोग नहीं दिखाएंगे। ये वाला हम लोग देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसी के लिए क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था। और बाकी यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, ये ओपनिंग में था, ये क्लोजिंग में था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे। बोनस टू ग्राउंडमैन आउटस्टैंडिंग, बोनस जो है ग्राउंडमैन का बाकी है, तो ग्राउंडमैन का एक वहां पर सैलरी था, चाहो तो उसके साथ इसको ऐड करके लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग है क्योंकि 22 का है तो ऐड करके लिख सकते हो। और अगर बोलोगे नहीं सैलरी अलग होता है बोनस अलग होता है, हाँ सैलरी का सिस्टम अलग होता है, बोनस का अलग होता है, तो चाहो तो 2 बोनस आउटस्टैंडिंग बोल के अलग से भी लिख
लिखा जा सकता है, दोनों चलेगा। अब ये वाला इंटरेस्ट नॉट येट अर्न्ड इन एंटर्ड इन पासबुक, बोल रहा है हम लोगों ने पासबुक में इंटरेस्ट को जो है एंटर नहीं किया, तो इंटरेस्ट जो है वो किस बात का मिला होगा? क्या हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया था? फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? बैंक से, ठीक है। तो बोलो बैंक अगर इंटरेस्ट देगा, पहले एंट्री हमारे पासबुक में होगा कि पहले हमें पता चल जाएगा? मतलब तुम लोग का भी मान लो घर पे एक एफडी किया हुआ है, तो जैसे ही इंटरेस्ट उसमें रिसीव हुआ, अब हमें उतना याद थोड़ी ना रहता है कि कब इंटरेस्ट मिलने वाला है, बता तो देता है वो लोग सब कुछ, लेकिन हमें उतना याद रहता है क्या? नहीं रहता है। हाँ, अभी फोन में मैसेज आ जाता है तो तुम लोग को दिख जाएगा, लेकिन पहले कौन अपडेट करेगा? बैंक, ऑब्वियसली, मतलब पासबुक में होगा। उसके बाद हम लोग मैसेज देखेंगे, आज के डेट पे मैसेज देखते हैं, तब के जमाने में मैसेज फोन वाला कनेक्शन था नहीं, तो हम लोग जब जाके पासबुक को अपडेट करवाएंगे तब हमें पता चलता था। तो अगर हम लोगों ने पासबुक में ही इसको एंट्री नहीं किया है, तो बोलो क्या कैश बुक में इसका एंट्री हुआ होगा? नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे बैंक से जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगा कि मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो हम अपने कैश बुक में कैसे उसे लिखेंगे? मुझे पता होगा तब ना हम लिखेंगे। तो मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि बैंक वाला जब पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो मेरे पास फोन में भी मैसेज कहां से आएगा? वो जब अपडेट होगा तब ना मेरे नंबर से मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो अब जब क्रेडिट उन्होंने किया ही नहीं है, तो कैसे करके मैसेज आएगा? ना तो आज के जमाने में ये अपडेट हो सकता है, ना तो प्रीवियसली, तो और भी नहीं पता चलेगा। तो ये मेरा कैश बुक में भी एंट्री नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये मेरा अर्निंग मुझे मिलना चाहिए? कब का है? 2022 का। तो मेरा ये इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगा? ऐड हो जाएगा, अगर प्रीवियस कोई इंटरेस्ट अमाउंट है उसके साथ। और ये हम लोग का कहां पर आएगा? एक्रूड इंटरेस्ट बोल के बैलेंस शीट में करेंट एसेट में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग ये देखो, सारा मैंने बता दिया, बचा बस ये वाला, ठीक है। ये वाला हम बता देंगे। चलो अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते, बता दें। अच्छा हाँ, थोड़ा एक एंड का बाकी रह गया। For the year ended 31st March, the honorarium to the secretary and treasurer are to be increased a total of 200। देखो, वहां पर एक honorarium to secretary बताया था, कितना बताया था बोलो तो? 400। 2021 में कितना था? 400। 2022 में क्या बोला है? पहले 21 में यही एक्सपेंस इनका बनता था 400 का, क्वेश्चन में बोला है। यहां पर बोल रहा है आर टू बी इंक्रीज बाई ए टोटल ऑफ 200। तो अभी 22 में यही खर्चा कितने का बन गया? 600। पहले 400 देते थे, अब बोल रहा है टोटल 200 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 600। प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा बोलो, अब ये जो 600 है, ये तो मुझे 22 में पे करना चाहिए था। अगर मैंने पे किया होता तो पेमेंट साइड में ये भी दिखता 600 बोल के, लेकिन क्या ये दिख रहा था? सिर्फ ये दिख रहा था। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग 1 ईयर के गैप में ऑनरेरियम देते हैं। 21 का ऑनरेरियम कब दिया? 22 में। 22 का तो दिया ही नहीं, देता तो वहां दिखता। तो 22 का कब देगा? मान लेते हैं कि 23 में, तो दिया तो है नहीं, तो ये हम लोग का क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, एज वेल एज, क्योंकि ये मेरा क्या बन गया? लाइबिलिटी, तो ये मेरा करंट लाइबिलिटी में भी जाएगा। सिर्फ ये पॉइंट को छोड़ के मैंने बाकी सभी बता दिया है, उसको हम लास्ट में बताएंगे इसमें, ठीक है। बाकी आसान है, बाकी वैसा कुछ है नहीं, बस पढ़ के समझने वाला बात है। चलो लिखना स्टार्ट करो, हो जाएगा। पेमेंट से स्टार्ट करते, सबसे पहले ग्राउंडमैन्स फीस लिखो। टू ग्राउंड ग्राउंड्समैन्स फी, हम इसको इनर कॉलम में लिख के ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला है 750 एड बोनस, आउटस्टैंडिंग बोनस। और अगर तुम लोग बोलोगे हम लोग अलग से लिखेंगे तो भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। अच्छा, बोनस हम लोग का था कितना, देखना पड़ेगा। बोनस था 300, ठीक है। बोनस 300 है, लिख दो। बोनस है हम लोग का 300, तो कितना हो जाएगा? 1050। बैलेंस शीट में जाओ, हम एक ही साथ दोनों चीजों को करवा दे रहे। बैलेंस शीट में जाओ, लिखो आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड ग्राउंड्समैन, ठीक है। कितना था? 300। मूविंग मशीन, ये कहां पर लिखेंगे?
एसेट में, ठीक है। लिखो मूविंग मशीन, मूविंग मशीन। अच्छा मूविंग मशीन तो लिखेंगे, देखते हैं। ये तो देखो परचेस किया है, पेमेंट दिख रहा है। पहले से मशीन्स कुछ था क्या? ये रहा, मशीन इक्विपमेंट में ही मूविंग मशीन आया होगा। पहले कितना था? 800, अभी कितना है? 1750, ठीक है। तो हम लोग का एक्चुअली लिखना कितना चाहिए? 1750। एक्चुअली ये कैसे होगा बोलो तो, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ओपनिंग में कितना हो जाएगा? 800 प्लस न्यू परचेस, अगर पूरा दिखाना चाहते हो। परचेस वाला आइटम कितना है? 1500। ऐड करो कितना होता है? 2300। लेकिन मुझे बोला है कि कितना होना चाहिए? 1750। तो बाकी क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन। बैलेंस करके निकलेंगे, बोलो कितना आता है? क्वेश्चन 5। अच्छा इसमें एक सेल भी था, सेल भी था। ठीक है कोई बात नहीं, ये डिप्रिशिएशन लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पर एक सेल भी था, ये ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल वाले पे कोई डिप्रिशिएशन होगा कि नहीं हमें तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, मूविंग मशीन हम लोग का कितना है? 800। न्यू परचेज हम लोग का हुआ है 1500। लेकिन बैलेंस हमें इतना बोला है, उस हिसाब से हम लोग का डिप्रिशिएशन बिल्कुल सही काउंट हुआ है। ठीक है, 1750 ही होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शायद अलग हो। ठीक है देखते हैं अभी। ये डेप्रिसिएशन को हम लोग इधर लिख लेते हैं। लिख, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना हो गया? 550। ठीक है 550 आ गया। अच्छा फिर रेंट ऑफ ग्राउंड लिखो 250। ये आउटर में चला जाएगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। रेंट ऑफ ग्राउंड 250, ठीक है। अच्छा इसके बाद कॉस्ट ऑफ टीज, इसको मैंने बोला एडजस्ट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ टीज में हमारा ये था पेमेंट और इनकम था इतना। ठीक है, तो हम लोग का नेट क्या होगा? इनकम ही होगा, तो फिर इनकम साइड में लिखना पड़ेगा 50। ठीक है, इनकम साइड में लिखना पड़ेगा। लिखो बाई इनकम फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम भी लिख सकते हैं, टीज। ठीक है, कितना होगा? 300 माइनस 250, 50 हो जाए। ठीक है, ये मैंने एक साथ लिखवा दिया, प्रोसीड्स फ्रॉम टीज। इसके बाद फेयर्स, इसका भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक्सपेंस आया था। ठीक है, तो इसमें लिखो टू फेयर्स एक्सपेंसेस। अच्छा इसमें नेट करके कितना होगा? देखो इसमें एक्सपेंस था 400 और इनकम हुआ था 100, तो 400 माइनस 100 नेट करके हम लोग का आ जाएगा 300। चाहो तो दोनों दोनों साइड लिख सकते हो, इनकम को इनकम, एक्सपेंसेस को एक्सपेंस। ऐसे लिखोगे तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। अच्छा फिर इसके बाद प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, इस पे हम लोग का एडजस्टमेंट। हाँ, प्रिंटिंग ऑफिस नहीं था शायद। हाँ ये तो प्रिंटिंग में था 100 और 80। ठीक है, तो इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। लिखो टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, इनर कॉलम में। टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस, ये हो जाएगा इनर कॉलम में 280। ठीक है, अच्छा अब इसमें एडजस्टमेंट जो है हम लोग का 280 में, देखो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? लेस, और ये क्या हो जाएगा? एड, माइनस 100 प्लस 80 कितना बन रहा है? 260, है ना। 100 माइनस हो रहा है और 80, तो फिर बच रहा है 20, तो ये हो जाएगा 260। अच्छा अब इसको लिख लेते हैं। ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इसको तो मैंने कंसाइज करके लिखा, ये लिखना पड़ेगा कहाँ पर? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग वाले में कौन सा लिखोगे? 80 वाला। ठीक है, अब ये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस 80। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 80। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। ठीक है, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, अब इसमें हम लोग का वो पॉइंट था रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। ठीक है, रिपेयर्स जो है 500 बोला, इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। लिखो टू रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 500। अब इसको हम समझाते हैं। देखो इसका हम लोग का जो एडजस्टमेंट था, यहाँ पर दिया है कि जो रिपेयर का पेमेंट है वो कैसे किया गया है, चेक के थ्रू से। ठीक है, लेकिन वो चेक है अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है कि हम लोगों ने जिनसे काम करवाया रिपेयर्स का, उनको चेक में पेमेंट कर दिया, लेकिन वो चेक को लेके घर पे बैठे हैं। क्योंकि चेक का ना एक टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आज ही चेक को जाके ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें टाइम होता है, 1 मंथ के अंदर करने से भी पैसा मिल जाता है। तो वो अभी बैठे सोच रहे कि आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। तो वो जब तक जाके, वो मतलब जो रिपेयर का काम किए थे, वो जब तक जाके चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक क्या हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट होगा? नहीं। ठीक है, जैसे तुम लोग मुझे मान लो चेक में फीस दिए, अब हम उस चेक को लेके बैठे, 15 दिन हो गया, तुम लोग के बैंक अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होगा? नहीं होगा। जब हम जाके चेक को डिपॉजिट करेंगे उसके 3 दिन के अंदर डिडक्ट होता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन लगता है। तो अगर अब यहाँ पर देखो हम लोग का ये समझ में आया, इसका मतलब ये अमाउंट हमारे पासबुक से डिडक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, लेकिन कैश बुक से तो हो गया है। क्योंकि जब हम लोगों ने पेमेंट किया रिपेयर्स का, तो कैश बुक में जब बैंक कॉलम था वहां पर बाई रिपेयर बोल के लिखा होगा, चेक ये बैंक कॉलम में अमाउंट डाला होगा, दोनों साल ही डाला होगा। ठीक है, प्रीवियसली भी अभी भी। अब यहाँ पर अगर चेक में सारा चीज पेमेंट होता है, तो ये जो मुझे यहाँ 500 दिख रहा है, ये मुझे बोलो तो ये जो मेरा 500 डिडक्ट दिख रहा है, ये मुझे कैसे पता चला कि मेरा 500 का पेमेंट हुआ है? पासबुक में ही तो डिडक्ट मुझे पता चलेगा, क्योंकि कैश बुक में तो मेरा ऑब्वियसली किया हुआ ही है। कैश बुक में तो पूरा पूरा किया हुआ है, थोड़ी ना 500 किया हुआ है। कैश बुक में तो मैंने जितना चेक दिया है सारे चेक का एंट्री कर दिया है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक हम खुद मेंटेन करते हैं। लेकिन अब मेरा अकाउंट से कब पैसा डिडक्ट होगा वो तो डिपेंड करता है कि जिनको दिए हैं वो कब जा रहे हैं बैंक में, तब जाके मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। तो ये जो दिख रहा है ये चेक प्रेजेंटेड दिख रहा है, हाँ कि ना? चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो जिन्होंने भी वो चेक ड्रॉप कर दिया है और चेक क्लियर हो गया है, उनका पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 500। लेकिन यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है वो तो चेक जो है इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। तो हम लोग एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये चेक आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का जैसे ट्रीटमेंट होता है, इसका भी ट्रीटमेंट हमें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा चेक रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो हमें उस तरीके से इसका इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। मतलब ये चेक अनप्रेजेंटेड के जगह इसको एक बार सोचो, ये चेक मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस और एंडिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड, तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा पता चल जाएगा। तो -300 प्लस 260 करो, कितना आएगा? 460। ठीक है, 460 आ गया। अब ये एक अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे जो बना रहे कौन सा वाला, 260। अब ये हम लोग का देखो, अच्छा हाँ, ये 260 लिखे। अच्छा चलो एक बार लिखवा देते हैं, फिर बताएंगे उससे हमें क्या करना है। एक बार लिखो, ठीक है, बाद में उसको काटना भी पड़ सकता है, उस हिसाब से ही लिखो। ठीक है, ये 260 जो है, क्योंकि हम लोग आउटस्टैंडिंग ट्रीट कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बोल के क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग चेक अनप्रेजेंटेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग चेक ऐसे लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग चेक बोल के मैंने लिख दिया 260। ठीक है, बस इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखो, क्योंकि उसको हटाना पड़ेगा, हम समझाएंगे तब हटाओगे। फिलहाल लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा आएगा हम लोग का, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। 2021 का 400 है, जो कि हमें लिखना नहीं है, लेकिन 2022 का हमें पता चल गया है 600 होगा, जो कि हम लोगों ने दिया नहीं है, तो लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट किया था ना अभी तुम लोग को दिखाया, तो यहाँ पर लिखो टू आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम
कितना 400 प्लस 200, ये इंक्रीज अमाउंट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम बता दे रहे हैं 600 कैसे आएगा। पहले 400 देते थे, पूरे साल में 200 का खर्चा बढ़ा दिया गया है, तो ये हो गया हम लोग का 600। ठीक है, अब ये पूरा 600 हम लोग का कहां पर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 600। ठीक है, ये पूरा का पूरा जाएगा, पूरा बाकी है, अगर कुछ भी पेमेंट होता तो हमें पेमेंट साइड में जरूर से दिखता। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो एसेट साइड में डिपॉजिट अकाउंट लिखो 3090, डिपॉजिट 3090। ठीक है, लेकिन ये करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, पहले ही मैंने बोला मुझे पासबुक का बैलेंस नहीं चाहिए, तब तुम लोग बोलोगे डिपॉजिट क्यों लिख दिया, क्योंकि डिपॉजिट में कोई डिफरेंस नहीं होता है पासबुक और कैश बुक में, इसीलिए लिख दिया। ठीक है, ये पासबुक में भी जो है ये कैश बुक में भी वही है, कैश इन हैंड लिख दो 250, थोड़ा जगह रख के ऊपर। ठीक है, कैश इन हैंड कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक 2 साल का, 2021 और 2022 का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, सिर्फ करेंट अकाउंट का ही लेना है, लॉजिक मैंने बता दिया। ओपनिंग वाला 600, मतलब ये वाला 600, और ये 2022 का है मेरा 150। ठीक है, अब ये बैलेंस एज पर पासबुक है, मुझे जाना है बैलेंस एज पर कैश बुक तक। ठीक है, तो अगर कोई एडजस्टमेंट है तो मुझे करना पड़ेगा। तो देखो चेक से रिलेटेड तो मेरा एक ही एडजस्टमेंट है, कौन सा, ये रिपेयर्स मेंटेनेंस वाला। ठीक है, पेमेंट फॉर रिपेयर्स। ठीक है, तो यहां पर देखो बोल रहा है चेक हम लोगों ने दे दिया था, लेकिन जिनको दिया था उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक में क्या डिफरेंस दिख रहा होगा, तो पासबुक में तो 300 डिडक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन कैश बुक में तो डिडक्ट हो गया। तो अगर पासबुक में 300 नहीं दिखा है तो पासबुक का बैलेंस मेरा 300 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मुझे अगर कैश बुक के बैलेंस में पहुंचना है तो पासबुक के बैलेंस से कितना कम करना पड़ेगा, 300। तो यहां पर करो लेस चेक अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे लिखने से ही हो 300। ठीक है, अच्छा अब ये वाला भी तो सेम ही है, 260 का भी तो सेम ही कंसेप्ट है, वो भी वैसे ही होगा, वो दूसरे साल का है तो ये भी लेस होगा। लेस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर क्या मिलेगा, कैश बुक। तो कितना मिल रहा है 2021 का 300, और 2022 का कितना मिल रहा है, नहीं माइनस होगा ना, 110 नेगेटिव। ठीक है, 110 नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, 22 का ओवर ड्राफ्ट हो गया। अब 22 का फिर कैश बैलेंस को, मतलब कैश बुक के बैलेंस को, मतलब कैश बुक में बैंक बैलेंस को किधर लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में। 110 तुम लोग को लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा, तो लिखो बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, कितना लिखेंगे 110। ठीक है, अब ये 110 हमें कैसे मिला है, 260 लेस करके। ठीक है, तो हर एक एडजस्टमेंट तो 2 ही बार होता है, तो बैलेंस शीट में 260 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, और हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में भी कर दिया, इस वजह से ये वाला यहाँ पर दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग बोल के मैंने यहाँ लिखवाया था उसी के वजह से, तो वो चेक में था बोल के तो उसको यहाँ एडजस्ट किया, इसीलिए मैंने बोला कि इसको एक बार लिखो, लेकिन हटाएंगे। ये आउटस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन ये चेक के हिसाब से है, तो वो चेक में जाके एडजस्ट हुआ ना कैश बुक के बैलेंस के लिए, तो ये हमें काट देना है, हम मिटा दे रहे, तुम लोग काट दो ताकि याद रहे कि इस क्वेश्चन में वो हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का इतना हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये वाला तो हम लोग को ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि अभी तक मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, बाकी हम लोग का सारा चीज हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग का सारा चीज हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर को देखो तो क्लोज करके कितना आ रहा है, क्या सारा चीज लिख ली, ओ इनकम को लिखूंगी ना, हाँ अच्छा हाँ, बैंक इंटरेस्ट लिखो, इनकम लिखा ही नहीं, बैंक इंटरेस्ट बाई
बाय बैंक इंटरेस्ट, इसको इनर कॉलम में लिखो। इंटरेस्ट का एक एडजस्टमेंट था 30, ठीक है। देखो क्या एडजस्टमेंट था, दिखाते हैं। बोला है कि बैंक ने अपने पासबुक में 20 रुपीज का इंटरेस्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया, लेकिन वो तो हमें मिलना चाहिए था, ठीक है। तो वो हम लोग का क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट था ना 20 रुपीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है, आउटर में 50। और ये 20 कहाँ लिखोगे, करेंट एसेट में। बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे, करेंट एसेट में। क्या लिखना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट 20 रुपीज, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे ये हम लोगों ने क्यों यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया, अगर ऐसा किसी को लग रहा है, क्योंकि वो भी तो बैंक रिलेटेड बात था। क्योंकि देखो वो तो ना पासबुक में आया है ना कैश बुक में आया, तो उससे क्या पासबुक का बैलेंस में कोई इंपैक्ट आया होगा, नहीं आया होगा, तो फिर उसको क्यों दिखाए, ठीक है। उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लिखा हुआ क्या था लैंग्वेज, कि नॉट एंटर्ड इन पासबुक। तो पासबुक में एंट्री ऐसा आइटम है, जब तक पासबुक में नहीं जाएगा कैश बुक में भी नहीं जाएगा, तो उसका इंपैक्ट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक निकालने पे नहीं पड़ रहा है, इसीलिए उसको करने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा अब देखो, रिसिप्ट फ्रॉम टीज, सॉरी, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये करना है 2600, ये भी इनर कॉलम में लिखो, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये है हम लोग का 2600। देखते हैं इसमें क्या एडजस्टमेंट दिया है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन पे। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कहाँ पर है, सब्सक्रिप्शन ये रहा, 150 लेस हो जाएगा और 100 ऐड हो जाएगा। -150 प्लस 100, देखो कितना होता है, मतलब 50 लेस हो जाएगा। 50 लेस होने से कितना होगा, 2550, देखो तो 2550 आएगा ना। और 100 को कहाँ लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के करेंट एसेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के करेंट एसेट में लिखना है। कौन सा वाला अमाउंट जाएगा, जो 2022 का है, मतलब 100, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के 100, जो 2022 का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम टीज को मैंने पहले एडजस्ट कर दिया है ना, इसीलिए नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स का भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया। सेल ऑफ इक्विपमेंट हमें लिखना नहीं है, इससे प्रॉफिट लॉस होने से लिखना है, बट हमें तो नहीं पता कि प्रॉफिट है कि लॉस है, कुछ तो बताया नहीं है, इसका एडजस्टमेंट हम लोग को लिखना पड़ेगा। वो जो बैलेंस शीट है वहां पर लिखेंगे, ठीक है, वहां पर दिखाते कैसे होगा। ये वाला लिख लो, नेट प्रोसीड्स ऑफ वेराइटीज, ये डायरेक्टली 780 आउटर में चला जाएगा। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी, ये है 780, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये हम लोग का लाइबिलिटी। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये लाइबिलिटी है, ये हम लोग का हो जाएगा 1000, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग को करना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करके मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। 40 सरप्लस आना चाहिए, देखो तो आ रहा है कि नहीं, चेक करके देखो कितना आ रहा है, मुझे बताओ। आ रहा है 40, अच्छा इधर कितना आ रहा है टोटल, 3430, ये वाला। ओ, 3430, इधर भी फिर 3430, और इधर आ जाएगा 2 सरप्लस बैलेंस करके 40 आना चाहिए, आ रहा है 40 डेफिसिट।
आंसर तो 40 है। डेफिसिट आ रहा है, सही आ रहा है। पहले देखो कुछ भूल लेता हूँ। 100 प्लस 2550 प्लस 780 3430 माइनस 1050 माइनस 550 माइनस 250 माइनस 300 माइनस 260 माइनस 460 माइनस 600 40। हाँ डेफिसिट में आ गया, इधर आ रहा है। हाँ इधर 40 तो आ रहा है लेकिन इधर आ जा रहा है। কিছু একটা মিস হয়ে গেছে, কি মিস করেছি? 750 300 रेंट फॉर गो डाउन वो लिखा है मैंने, रेंट फॉर गो ग्राउंड हाँ 250। अच्छा फेयर का 300, फेयर इधर 300 ठीक है। प्रिंटिंग ऑफिस 260 ठीक है। रिपेयर्स का 460, ऑनरेरियम हो गया हम लोग का 600। डिप्रिशिएशन नहीं लिखा ना मशीन पे, लिखा है 550 डिप्रिशिएशन ऑन मशीन। अच्छा ये गलत हो रहा है, हाँ सेल का एडजस्टमेंट नहीं किया ना, ये गलत हो रहा है डेप्रिशिएशन। अच्छा ठीक है देखते हैं, डेप्रिशिएशन वो नहीं किया ना सही तरीके से, मुझे तब डाउट लग रहा था। यहाँ पर तो 1750 तो आ रहा है। ठीक है एक बार इसका चेक करें, यहाँ पर वर्किंग नोट बना के देखते हैं डेप्रिशिएशन मशीन पे कैसे आएगा। ठीक है तो हम लोग का ओपनिंग में कितना था बोलो तो, मशीन ओपनिंग बैलेंस 2300 था ना ओपनिंग, 800 था। अच्छा 800 फिर परचेस 1500, तो फिर टोटल कितना होगा 2300 ठीक है। और क्लोजिंग बोल रहा है कितना होना चाहिए, हाँ तो फिर कितना होगा माइनस करने से। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इतना मशीन था, बोल रहा है क्लोजिंग में इतना रहना चाहिए, तो फिर मेरा इतना सेल होना चाहिए या फिर डिप्रिशिएशन होना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें से सेल बोला है कितना 80 ठीक है। तो बाकी मेरा डिप्रिशिएशन होगा, फिर डिप्रिशिएशन कितना होगा माइनस करो 470 हो, ये होना चाहिए ठीक है। वो 80 नहीं दिखाया था ना, इस वजह से गलत हुआ, तब भी मुझे ये डाउट लग रहा था बट मैंने कर दिया, हुआ नहीं। ये देखो यहाँ पर सही हुआ था हम लोग का, ये तो हम लोगों ने पहले भी किया, ये लेस किया, लेस करने के बाद बैलेंस कितना बचना चाहिए 550। तो फिर उसमें सेल भी हुआ था, तो फिर यहाँ पर तो 80 दिखना चाहिए, फिर तब तो जाके ये बैलेंस पूरा हमारा सही दिखेगा। तो हम लोग का ओपनिंग में इतना था, परचेज इतना किया, टोटल इतना मशीन था। अब क्लोजिंग में बोल रहे इतना बचेगा। अब क्लोजिंग में इतना क्यों बचेगा, क्योंकि कम इसीलिए हो गया दो रीजन से, एक तो हम लोगों ने सेल कर दिया, दूसरा हमारा डिप्रिशिएशन हो सकता है। तो सेल अगर 80 किया तो बाकी क्या हो गया डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन को ना 470 कर दो, तो वहां पर अब देखो ठीक आता है कि 470, ये वाला थोड़ा सा ठीक कर दो, डेप्रिशिएशन जो है वो गलत हो गया है। 470 ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 40 ठीक है, अब ठीक आया 470 होगा। अच्छा अब इसका इम्पैक्ट इधर भी डालना पड़ेगा फिर। इसको एक काम करो, इतना कुछ लिखने का ही जरूरत नहीं, आउटर में कितना लिख दो, डायरेक्ट क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है, मूविंग मशीन बोल के कितना लिख दोगे, ये सब हटा दो जरूरत नहीं है, पीछे तो कर दिया है ना वर्किंग नोट, और अलग से यहाँ नहीं भी दिखाओगे चलेगा। डायरेक्टली कितना लिखोगे, और ये वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज वर्किंग नोट 1 लगा दो, वहां कर दिया ना, अभी तो किया हम लोगों ने यहाँ पीछे, ये देखो ना इस पे हो जाएगा काम। अब इसका एडिशन लगाओ देखो कितना आता है, पता है कैपिटल फंड अभी तक नहीं हुआ है, इसका टोटल लगाओ देखो कितना आता है। कैश वैश सब लिखा है ना, हाँ सब लिखा है। 5210 सही आ रहा है, इधर भी। इधर तो बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है, हम कैपिटल फंड निकलवा देंगे, यहाँ पर एक बार कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, एड सरप्लस, सरप्लस 40 यहाँ पर आएगा, दोनों मिला के 3000
उससे 40 माइनस कर दो सरप्लस, तो कैपिटल फंड पता चल जाएगा। 3080 3080 आएगा। ये हम बता देते कैसे आएगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये हम लोग वर्किंग नोट से ले लेंगे, ठीक है। ये अभी लिख लो, हम अभी करवाते हैं इसको कैसे करना। सारा डेटा हमें पता है, ये नहीं पता है ना, ये निकाल लो। बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो हो गया था, इसलिए ये हम भूल गए करवाना। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, बनाओ। क्या क्या लिखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में? इधर से पहले सारा लिख लो। सब्सक्रिप्शन ड्यू कहां पर जाएगा? एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 150। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ये तो लाइबिलिटी जाएगा। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का कितना है? 100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चेक अनप्रेजेंटेड अभी बताया, इसको हम लोग दो दो बार ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों ने अपना कैश बुक का बैलेंस दिखाया है। तो फिर ये 300 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो कैश का बैलेंस आया वो जरूर लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा? कैश बुक, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, किसका बैलेंस? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा? यहाँ पर आया था ना 300, ठीक है। 300 देखो तुम लोग अपने एडजस्टमेंट में देखो, 300 आया था। और क्या लिखेंगे? ये एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन्स, मशीन्स 800 लिखो। 800, ठीक है। और क्या जाएगा यहाँ पर? सब्सक्रिप्शन लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, और तो कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी पहले से बाकी था, हाँ वो लिखो। आउटस्टैंडिंग, ये वाला 400 वाला, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, मैंने H/S लगा दिया है, ये 400, ठीक है। अच्छा, और हम लोग का ओपनिंग का बैलेंस लिखो। कैश का 100, कैश का 100। और बैलेंस एज पर पासबुक मैंने चेंज कर दिया है करेंट अकाउंट का, बट डिपॉजिट जैसा था वैसा रहेगा, 2230। डिपॉजिट 2230। अब ये सबको टोटल करके इधर तुम लोग का वही अमाउंट आना चाहिए जो वहां पर मैंने तुम लोग को लिखवा दिया अभी, ठीक है। 3080 आना चाहिए। अगर आता है तो सही बन गया, ठीक है। देखो कितना होगा। अरे यहाँ पर कितना आ रहा है? टोटल 3580। 3580, ठीक है। 3580, और बैलेंस करके ये आ गया। ये हम लोग वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। वो मैंने पहले इसलिए लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग कर ही लेते, ठीक है। तुम लोग जब करोगे पहले यही कर लेना, उसके बाद उसको लिखो। नहीं तो ऐसा नहीं कि ऐसे बैलेंस करके लिख के आ गए फिर मार्क्स कट जाएगा। ये जो है ये वर्किंग नोट देखा जाएगा, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए करवाया, इसमें वैसा कुछ था नहीं। मेन जो था वो चेक वाला ही था, ठीक है। वो तुम लोग को याद रखना है कि चेक का अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। और एक चीज बोल सकते हो, ये वाला, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट था कि ऑनरेरियम 2022 का यहाँ दिया है, नीचे बोला है इतना बढ़ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना। बाकी नेक्स्ट। हाँ, कौन सा वाला? ओपनिंग की क्लोजिंग? ऐसे करने से पूरा नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर देते फिर दिखाते, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्लास हो गया है। तुम लोग को भी कुछ लिखना है, पूछना है